को तैयार है शिवसेना पहले 2.5 साल। आप विनोद सर हिला रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक विनोद जगदाले, एक विनोद शर्मा। नहीं, वो जमीन पर है, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ तो उनकी बात को तो ज्यादा वजन देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मैं तो एक अपना एक जिसे कहते हैं ना कि तजुर्बा भी एक चीज होती है। आपने अपने बाल ऐसे ही थोड़ा सा टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस। नहीं, वो वैसे खूबसूरत भी लगते हैं आपका। सबसे पहले तो अब मातोश्री थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं ना सर। हाँ। इतना गंभीरता में मतलब नहीं, सबसे पहले तो अब मातोश्री भाजपा को जाना पड़ेगा। हाँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं उद्धव ठाकरे की जगह होता, हाँ, तो मैं कहता कि हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार है, आप आइए, मेरे को मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मेरे घर आइए, ताकि मातोश्री जाए बीजेपी। इन्होंने कैंपेन अपना इस बात से शुरू किया था कि अब मातोश्री नहीं जाएंगे। देखिए, राजनीति में दंभ सेल्फ डिफीटिंग होता है, और आज के दिन अगर वो दंभ ना दिखाया होता है शुरू में, और उद्धव साहब की वो इनसिक्योरिटी ना होती जो बाला साहब की नहीं थी। उद्धव साहब को डायरेक्ट पावर चाहिए, बाला साहब इनडायरेक्ट। घर की राजनीति है ना, उसमें बेटा भी इन्वॉल्व है, उसमें धर्मपत्नी भी इन्वॉल्व है कि नहीं बनना ही होगा। देखिए, हर जगह राजनीति में बेटा बच्चियां इन्वॉल्व होती हैं। पंकजा मुंडे भी कह रही है ना 4 दिन से। हाँ, बिल्कुल कह रही हैं। तो एक तरफा बात ना करें हम। हाँ। हर जगह ये है अफवाह। हाँ। ये जो मातोश्री का जो केंद्र था, वो दोबारा स्थापित होने की संभावना महाराष्ट्र में मुझे नजर आ रही है, भले ही कोई मुख्यमुख्यमंत्री हो पहले, एनसीपी से कोई बाद में हो। नहीं, इसमें एक साइड स्टोरी ये है विनोद, एनसीपी भी अगर एनसीपी जा सकती है, हो सकता है वो। देखिए, ऐसा है हाँ, कि अगर शिवसेना जरूरत से ज्यादा अपने स्टेक्स मांगती है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, तो एनसीपी जा सकती है, समर्थन दे सकती है भाजपा को बाहर। नहीं, भाजपा भी इशू बेस भी दे सकती है और डायरेक्ट भी दे सकती है। राहुल, क्या दरअसल एनसीपी जो है वो नो कमिटमेंट पार्टी है। हाँ, उसको सत्ता चाहिए। हाँ, और आज के दिन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो केंद्र में सत्ता में नहीं है। हाँ, और अगर उसको महाराष्ट्र में सत्ता मिलती है, जो कि उसका गढ़ है, जो उसका मतलब बेस है, गढ़ तो नहीं है आज के दिन, तो मैं समझता हूं कि बहुत उत्सुक होगी। लेकिन योर गेस इज एज गुड एज माइन। राहुल, ये क्या बीजेपी ये भी खेल खेलेगी शिवसेना के साथ? आज फर्ज कीजिए कि बहुमत अपने दम पर वो नहीं लेती है, तो शिवसेना से कहेगी पहले मुख्यमंत्री हम बनेंगे, बाद में देखते हैं, 2.5 साल आपको भी बना देंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो हमारे पास एनसीपी है, वो राष्ट्रवादी पार्टी जिसे हम भ्रष्टाचारवादी पार्टी कहते थे। क्या वो भी एक खेल हो सकता है? देखिए, खेल तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। हाँ। बीजेपी शिवसेना पुराने ऐतिहासिक और स्वाभाविक दोस्त हैं। गठबंधन में साथ इतने साल रहे हैं, 25 साल रहे हैं, तो वो दोनों का जनाधार लगभग एक जैसा है, वैचारिक आधार एक जैसा है। तो इसमें बीजेपी के लिए भी एनसीपी के साथ जाना और एनसीपी के लिए बीजेपी के साथ आना, चाहे वो बाहर से हो या भीतर से हो, बहुत कठिन है, और दोनों इससे यथासंभव बचने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि हम देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और ये नई बीजेपी है, उसकी शैली ये है कि वो चुनाव से पहले बिल्कुल अपने बल पर सबको धता बताते हुए जम के प्रचार करती है, तैयारी करती है, लेकिन उसके बाद समझौता करने में, लोगों से हाथ मिलाने में और विनम्रता दिखाने में उसको कोई समस्या नहीं होती। हाँ। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको अहंकार का मुद्दा बनाएगी। वो चाहेगी क्या क्लाइम डाउन कर जाएंगे उद्धव? बिल्कुल नहीं, पहले बीजेपी आपके पास ज्यादा है, नहीं जाहिर है, तो आप बन जाइए पहले। ये तो हो ही नहीं सकता कि इन चुनावों के बाद, इस नतीजे के बाद शिवसेना कहे कि साहब पहले मुख्यमंत्री हमारा होगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो भी इसी मतलब जमीन पर रहते हैं। लेकिन ये हम समझ लें कि बीजेपी से ज्यादा शिवसेना को सत्ता की जरूरत है। वहां पर मामला सिर्फ एक पार्टी का और सरकार का नहीं है, और सवाल उससे कहीं बाद मुंबई का मामला भी अगली बार सामने है कि अगर मुंबई में शिवसेना से बीजेपी अलग हो गई तो फिर मुंबई के जो 71,000 करोड़ के बजट वाली मनपा अभी शिवसेना के कब्जे में है, जो एक जिसका दोहन होता है, वो उसका क्या होगा। इसलिए बहुत कुछ और चीजें भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो शिवसेना मान जाएगी, आपका ये है विश्लेषण? दोनों मान उनके पास कोई तरीका नहीं है, दोनों मान जाएंगे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और शिवसेना को ज्यादा जरूरत है। शिवसेना को ज्यादा जरूरत है। फिर अनंत गीते और ये वो तमाम जो बातें चल रही थी, अब वो बातें शायद खारिज होने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, आखिर ऐसा जब नतीजा आता है तो छोटी छोटी चीजें, छोटे अहंकार, छोटी लड़ाइयां वो हमेशा दरकिनार कर दी जाती हैं। जो बड़ा उद्देश्य है वो उसको लोग सब सामने रखते हैं। हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति क्या है वो अच्छी खासी समझते भी हैं। सुकेश, इस खबर को कैसे लेंगे कि बातचीत शुरू हो गई है, 2.5 साल का प्रस्ताव है और उसमें फर्स्ट राइट बीजेपी को देने को तैयार शिवसेना?
देखिए, औपचारिक तौर पे ये बातचीत शुरू नहीं हुई है, जाहिर तौर पे अभी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से अगर बात करने की कोशिश करिए, उन्होंने अपने फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ, और जो अभी नतीजे हैं, रुझान है, उसमें एक मिलीजुली सरकार बन सकती है। और आप सही कह रहे थे कि क्लाइम डाउन करने का वक्त है, और राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरत इस वक्त जो है वो शिवसेना की है। और अब जब अपनी शक्ति आप आजमाइश कर चुके हैं कि दोनों साथ लड़े नहीं लड़े, दोनों अलग अलग लड़े, और उसके बाद अब क्या हो, उसके बाद क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री, ये पहले वाली स्थिति नहीं है कि जिस समय कांग्रेस की संख्या कम थी, एनसीपी की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो आर्म ट्विस्टिंग होती है वो कांग्रेस ने की और मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना। ये स्थिति यहां नहीं होने वाली है। शिवसेना उनको समर्थन करेगी, और आप कल से देख लीजिए उसका लगभग दोगुनी सीट है, बिल्कुल लगभग दोगुनी से कम भी हो। शिवसेना 130 पर बीजेपी। संदीप, मैं कह रहा हूं कि दोगुनी से अगर कम भी हो, संख्या अंतर जो है वो अगर कम भी हो, तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए। पिछले 2 दिनों से आप शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसका एडिटोरियल देखिए, आप पंकजा मुंडे का बयान देखिए, तो क्लाइम डाउन शुरू हो चुका है कि हमें दरअसल स्टेट के बारे में सोचना है। स्टेट के बारे में लिखने के लिए सोचना है, लेकिन अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप नेकआउट करके बाहर निकले थे। और नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन को एक नई ऊंचाई तक ले गए, वो उस हाइट पे ले गए कि उनसे नीचे उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके बाद उनके लिए। और जिस तरीके से शिवसेना ने भी एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनके लिए वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, ऐसे में और कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखता नहीं है कि बीजेपी शिवसेना को छोड़ के कोई और सरकार बना सकता है। वैसे एक प्लेयर जो है वो एनसीपी है, लेकिन एनसीपी किसी के साथ जुड़ के, अगर शिवसेना के साथ जुड़ के सरकार बनाना चाहे तो वो नंबर भी मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एकमात्र जो दिख रहा है उपाय सरकार बनने का, वो बीजेपी शिवसेना का है। और इसलिए अभी दोनों पक्ष के नेता, शिवसेना का कोई भी नेता आपको जो अभी रुझान आ रहा है उस पर बोलता हुआ नहीं दिखेगा। अब आ गए अब हमारे साथ मातोश्री से ये साफ तौर पे कहा गया है कि अभी कोई ऐसा बयान, अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से न जाए जो आगे उनके संबंधों में संभावना का इशारा न्यूज 24 पर ही पंकजा मुंडे ने कर दिया था, जब उन्होंने कहा कि हां मैं रेस में हूं। वो तो अलग बात हो गई कि मैं बात भी कर सकती हूं, बीजेपी की तरफ से शिवसेना को मनाने की कोशिश कर सकती हूं। पहले ये बयान सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा। और ये बयान हम अभी सुनवाएंगे, थोड़ा सा इंतजार आप करते रहिए, क्योंकि रुझान फिर से थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। हरियाणा में अगर आप तस्वीर देखें, हमारे साथ एक और खास मेहमान पुरुषोत्तम अग्रवाल भी जुड़ने वाले हैं। हरियाणा में 90 की 90 सीटों के रुझान, ये नतीजे नहीं है लेकिन कहानी कह रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। 50 सीटों पर बीजेपी आगे, 17 पर कांग्रेस, 20 पर आईएनएलडी, हज का सिर्फ 3 सीटों पर। जबकि महाराष्ट्र में थोड़ी सी अटकती हुई दिख रही है स्थिति। यहां पर 288 की 288 सीटों के रुझान, 125 पर बीजेपी आगे, 42 पर कांग्रेस। शिवसेना अपना जो अस्तित्व के दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। आज तक शिवसेना ने 75 सीटें नहीं जीती हैं। 75 सीटों पर शिवसेना आगे, बीजेपी 125 पर आगे। दोनों को मिला लो तो 200 सीट हो जाती है 288 में से। और खबर यही है कि दोनों हाथ मिला सकती हैं। कांग्रेस 42 पर, एनसीपी 42 पर। एमएनएस का सूपड़ा साफ होते भी दिख रहा है। एमएनएस की हमने बात नहीं की है, और पुरुषोत्तम अग्रवाल क्योंकि हमारे साथ बस अब जुड़ ही गए हैं, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब मुझे ये समझाइए जी, एमएनएस या जो ये ना ध्रुवीकरण की, नफरत की राजनीति बीजेपी ने भी कोशिश की उपचुनाव में, फिर कोर्स करेक्शन किया। लोकसभा में वो विकास की बात कर रहे थे, यूपी में जाते हैं तो ये लव जिहाद की बातें होने लगी, हिंदुत्व की बातें होने लगी, नफरत की बातें होने लगी, वहां पर मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या वो दिन लद गए कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करें और सत्ता पर काबिज हो जाए? नहीं, ये कहना तो जल्दी होगी कि वो दिन लद गए, वो दिन फिर से आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप बात कह रहे हो उसमें सबसे रोचक ये है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयत्न पूर्वक और बड़े एक तरह से विजिबल ढंग से इस तरह की राजनीति से अपना एक बड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया। अब यानी आज की हालत, आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव बयान याद करें तो उसमें विजिबल फेस आदित्यनाथ थे। तो वहां जो हुआ, जो हार हुई, उसकी जिम्मेवारी मोदी की नहीं है। और जब मोदी खुद कैंपेन में आए तो उनका पूरा नैरेटिव विकास का, सबको साथ लेकर चलने का
उस तरह का नैरेटिव रहा है। और इसलिए ये एक यहां पर शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, क्या कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर, दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, बीजेपी और शिवसेना। सुनिए। होते हैं 8 राउंड के बाद चित्र स्पष्ट होता है। रुझान तो हमने देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें मिल रही है, ठीक है, लेकिन शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दोपहर को या 2 या 3 बजे तक पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तब शिवसेना की भूमिका क्या है मैं आपको बताऊंगा। सर, तावड़े साहब ने जैसे कहा था कि अगर जनता चाहेगी और हम शिवसेना से फिर से हाथ जोड़ लेंगे महाराष्ट्र के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उज्जवल भविष्य का विचार तो हम सभी करते हैं और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमने ये चुनाव लड़े हैं। लोग दावे करते हैं महाराष्ट्र के लिए, विकास के लिए, लेकिन जब तक पूरे नतीजे हमारे सामने नहीं आते तब तक क्या समीकरण है, क्या गणित रहेगा, उस बारे में निर्णय लेना कठिन है। खास करके उद्धव ठाकरे साहब जो शिवसेना के पार्टी चीफ है, उनसे बात करने के बाद, हमारी चर्चा होने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा और उद्धव जी भी इस बारे में निर्णय लेंगे। सर, अगर बीजेपी सामने से आती है प्रस्ताव लेकर के हमें साथ में चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में आप बात करना उचित नहीं है। आज शाम तक पूरा चित्र जब स्पष्ट हो जाएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। सर, कई चैनल ऐसे चला रहे हैं कि सूत्रों से आ रहा है कि शिवसेना बीजेपी में बात हो रही है और कुछ साल वो सीएम रहेंगे, कुछ साल वो नहीं, ये समीकरण, ये जो बात चलती है, बात चलने दो। अब तो कोई बात नहीं हुई। उद्धव ठाकरे साहब निर्णय लेंगे क्या करना है। हमने जिस मुद्दे पे एक चुनाव लड़ा है वो मुद्दे बहुत महाराष्ट्र के लिए, यूनाइटेड महाराष्ट्र के लिए, खास अखंड महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो हम किसी भी हालत में हमारे मुद्दों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर इशारा कर रहे हैं, कुछ बातों पर डटे हुए हैं, कुछ बातों पर बातचीत के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। 4 खास मेहमान, चारों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। क्विक कमेंट, क्योंकि हम फटाफट सबसे तेज नतीजे भी दिखा रहे हैं। छोटा छोटा कमेंट, क्या निकाला आपने जो बात कह रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र आज के दिन शिवसेना है, क्योंकि अगर आप शिवसेना प्लस एनसीपी कांग्रेस मिला के देखें तो 147, हाँ, और बीजेपी जो 113-114 पर। हाँ। मुझे लगता है कि भाजपा को मातोश्री जाना चाहिए, हाँ, और उनके नेताओं को जाके उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री बने। हाँ, आप हमारे सबसे पुराने सहयोगी हैं। हाँ, हमने और जगह भी छोटी पार्टी के मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जैसे कि कुमारस्वामी, जैसे कि नीतीश कुमार, जैसे कि मायावती। और ये बात कहती थी शिवसेना, हाँ, जब गठबंधन टूटा, तो ये भाजपा अगर जनरोसिटी दिखाएगी तो प्रधानमंत्री का जो सपना था, हाँ, कि सत्ता उनके पास मुंबई और महाराष्ट्र में भी रहे, जो जरूरी है इस देश की इकोनॉमी को रिपेयर करने के लिए, तो ज्यादा साकार हो जाएगा। यानी कि बीजेपी को पहल करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अनंत अरे साहब, गठबंधन सरकार बनेगी क्या? गठबंधन हो जाएगा आप दोनों में, फिर से मिलाप हो जाएगा क्या? ये साहब जो वरिष्ठ पत्रकार साहब बोले वो सही बात है। शिवसेना के पास 2 पर्याय है। एक तो माननीय उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी और फिर राज करे, नहीं तो शिवसेना माननीय उद्धव जी ऐसा भी निर्णय ले सकते हैं कि सत्ता में विपक्ष बैठ के, हाँ, आने वाले 5 साल के लिए 100% करके वे बैठ सकते, ये भी ये निर्णय ले सकते हैं। इसलिए बीजेपी को रास्ता खुला है कि वो मातोश्री में आए, बात करे, माननीय उद्धव जी को ऑफर दे कि भाई 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बन जाओ, 2.5 साल हमारे लिए छोड़ दो। ये बीजेपी का जो सीट बढ़ी है, तो बीजेपी वाले ने एक सोचना चाहिए कि आने वाले 5 साल के बाद ये सीट, अलायंस का सीट कैसे बढ़े जी। जो निष्क्रिय और भ्रष्टाचारी सरकार को जो बाजू में हटा हुआ, हमेशा के लिए बाजू, ये सोचना चाहिए, ये मेरी राय है। तो विनोद शर्मा की राह पर ही चल पड़ी है शिवसेना की, बीजेपी आकर बात करे। राहुल, क्या ये ब्रिंकमैनशिप है? और ब्रिंकमैनशिप आप जो
मेरे हिंदी दर्शक ना समझ पाए शब्द को, मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा है, गढ़ने में आप आए हैं, वो भी समझा दीजिए। नहीं, इसके लिए शब्द मुझे भी मिला, धाकड़गिरी है, धाकड़गिरी कह लें, दादागिरी कह लें, लेकिन तो हमारे पास ऐसे शब्दों के जादूगर है। लेकिन मैं विनोद से सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की पेशकश बीजेपी करेगी। वो एक बहुत अस्वाभाविक और नकली चीज होगी और ये गठबंधन में हमेशा तंग करती रहेगी अगर ऐसा होता है या प्रस्ताव भी होता है। नहीं, पर खुद चले जाएंगे, गठबंधन करते हैं। दुगने का अंतर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सबसे ताजा बयान जो मेरी अभी खबर मिली है आया है कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी राजनीतिक प्रतिद्वंदी